नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी जी। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है भंडारी जी। जी धन्यवाद। मुख्यमंत्री राघव जी ने जो बजट पेश किया वो चुनावी बजट है, आपको लगता है ऐसा? वास्तव में यदि हम बजट की रूपरेखा देखें तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि जहां बजट में मानवीय चेहरा है, विकास की भी बातें कही गई हैं, वहीं कहीं न कहीं अगले साल 2013 में जो चुनाव होना है उसके लिए भी कुछ स्पष्ट झलक इस बजट के अंदर दिखाई देती है। जो प्रावधान है वे संकेत दे रहे हैं कि बजट में चुनाव के लिए भी ऐसे कुछ प्रावधान है जो लाभान्वित किए जा सकते हैं। इस बजट में खेती के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, क्या सफिशिएंट है, पर्याप्त है व्यवस्था? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में पहली बार विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने के पहले कृषि सर्वेक्षण हुआ है और पहली बार कृषि बजट भी प्रस्तुत हुआ है। लगता है कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र की जो बड़ी आवश्यकताएं थी, किसानों की और ग्रामीण विकास की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए और किसानों को संबल देने के लिए, किसानों को सहायता देने के लिए ये कृषि सर्वेक्षण हुआ और उसके आधार पर कृषि बजट बनाया गया ताकि खेती किसानों को बिल्कुल फोकस करते हुए दिखाई दे कि उनके लिए इस बजट में प्राथमिकताओं का ढेर है। लेकिन वास्तव के अंदर जो उम्मीदें की जा रही थी कि कृषि बजट में बहुत कुछ होगा किसानों के लिए, खेती के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, ऐसे बहुत कुछ प्रावधान और बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं कृषि बजट में नहीं है। हो सकता था वित्त मंत्री चाहते तो खेती के लिए काम आने वाले बीज, कीटनाशक और दवाइयां, अन्य चीजें, खाद वगैरह सस्ती कर सकते, टैक्स फ्री कर सकते थे। वो टैक्स फ्री नहीं हुआ। खाद के लिए केवल 5 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए गए हैं। इसमें क्या जीरा बघार लगेगा? ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है। वास्तव में जितनी बड़ी जरूरतें थी उसके हिसाब से जो व्यय राशि रखी गई है वह बहुत कम है और चूंकि प्रदेश में कृषि को एक लाभ का धंधा बनाने की, लाभ का व्यवसाय बनाने का एक अभियान चलाया गया है और कहा जा रहा है और ये उम्मीद भी हो रही थी कि कृषि बजट में और अधिक प्रावधान होंगे, लेकिन उतने प्रावधान नहीं है। मदें सब शामिल है, कोई भी मद ऐसी नहीं है जो कृषि विकास से संबंधित नहीं है और कृषि को बढ़ावा नहीं दे सकती, वो सारी मदें शामिल है, लेकिन जो प्रावधान बहुत अधिक होने चाहिए थे वे प्रावधान कम है। ऐसा लगता है कि प्रतीकात्मक चीजें रखी गई है, जैसे खाद के लिए 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान, हज हाउस के लिए 1 करोड़ का प्रावधान। तो ये 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए में इतने बड़े बड़े काम हो सकते हैं। 9 नए औद्योगिक क्षेत्र विकास करने की बात हुई जिसके लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए, मात्र 10 करोड़। अब क्या ये सफिशिएंट लगता है आपको? वास्तव में नए 9 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जो धनराशि आवंटित की गई है बहुत कम है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और जिस तरह से बुनियादी ढांचे बनाने में खर्चे बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से राशि कम है। और वैसे भी हम ये देखें कि प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए बहुत ज्यादा अपेक्षाएं की जा रही थी और अभी भी मध्य प्रदेश के 23 जिले उद्योग विहीन है। तो ऐसे में ये उम्मीद थी कि नए बजट में उद्योगों को भी आगे बढ़ाया जाएगा और इसके लिए बहुत अधिक प्रावधान होंगे। और एक बात और है कि ये जो दौर है ये दोहरी वैश्विक मंदी का दौर है। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से डगमगाती जा रही हैं, भारत पे इसका असर बहुत कम है और उसी अनुकूलता के हिसाब से मध्य प्रदेश पे भी इसका असर कम है। लेकिन फिर भी देश के उद्योगों के साथ मध्य प्रदेश के उद्योग भी अभी अच्छी स्थिति में नहीं है और खासतौर से हमारे प्रदेश के निर्यातक भी अभी कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। तो उद्योगों के लिए एक बड़ी धनराशि की अच्छे ऊंचे प्रावधानों की अपेक्षा थी, लेकिन वे प्रावधान बहुत कम है और ये उद्योग जगत को भी एक टीस है कि ये प्रावधान अधिक होने चाहिए थे। क्या इस बजट से महंगाई कम होगी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रकाश जी। वास्तव में जब भी कोई बजट आता है तो जो उपभोक्ता वर्ग होता है उसकी एक बड़ी अपेक्षा होती है कि बजट के बाद में उसे कुछ राहत मिलेगी और ये दौर तो महंगाई का दौर है। बहुत तेजी से महंगाई बढ़ी है। अभी अभी जो महंगाई का उपभोक्ता सूचकांक है उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन आम आदमी की जेब से तो बहुत अधिक खर्च हो रहा है और आम आदमी की कठिनाइयां बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में यदि महंगाई के दृष्टिकोण से यदि हम बजट देखें
तो हम पाते हैं कि एक तरफ राघव जी ने, वित्त मंत्री जी ने लोगों को कुछ ऐसी राहत दी है जिससे उन्हें लगे कि महंगाई कम होगी इस बजट के बाद में। हम देखें बजट की तरफ तो हम पाते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण आम आदमी की उपभोक्ता चीज है, जिससे दैनिक जीवन में वो देखता है सुबह से शाम तक, वो है उसका पेट्रोल का खर्च। मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर अभी जो वेट है वो है 28.5%, और अब इसके अंदर, इस वेट के अंदर 1.75% की कमी की गई है। तो ऐसा लगता है कि बहुत कमी हो गई और पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाएगा। कमी की गई है, पेट्रोल सस्ता भी होगा, लेकिन प्रति लीटर 1 रुपए की कमी होगी। और ऐसे के अंदर जो उम्मीद थी कि पेट्रोल के जो खर्च बढ़ रहे हैं उससे राहत मिले, और एक जो महंगाई को रोक सकती थी चीज, वो डीजल में भी कुछ कमी की जाती, क्योंकि डीजल से भी वाहन, घरेलू वाहन भी चलते हैं, और उद्योगों के लिए डीजल एक जीवन रक्त की तरह होता है, तो उसमें कमी नहीं हुई है। डीजल में कमी, किसानों के नाम भी डीजल से चलते हैं। ये बात बताना मौजूद है सर कि मध्य प्रदेश में जो सरचार्ज है पेट्रोल पर, वो प्रति लीटर 16 रुपए है। यानी सरकार चाहे, मध्य प्रदेश की सरकार चाहे तो 16 रुपए सस्ता पेट्रोल कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अपनी जरूरतें इतनी ज्यादा खर्चे। लेकिन अब तो शक्कर पर भी वेट लगा दिया, कपड़े पर भी वेट लगा दिया, रोटी कपड़ा मकान मुश्किल नहीं हो जाएगा लोगों को। वास्तव में जिंदगी की 3 अनिवार्य आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है, और जब इनकी लागत घटती है तो लोगों को लगता है कि वास्तव में महंगाई घटी है। लेकिन कपड़ा वेट बढ़ने से महंगा हो सकता है, होगा ही। कपड़े के साथ में शक्कर भी दैनिक जीवन के उपयोग की चीजें, इन पर वेट बढ़ा है, तो इससे इस वर्ग से संबंधित व्यापारी वर्ग, उद्यमी भी चिंतित है, परेशान है, और उपभोक्ता वर्ग भी परेशान है। लेकिन कुछ चीजों के ऊपर जो वेट घटाया है, वेट कुछ चीजों के ऊपर जो 13% लग रहा था उसको घटाकर 5% लगाया गया है। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा उपभोक्ता जीवन में काम में नहीं आती। खसखस को ले लीजिए, प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं को ले लीजिए, औद्योगिक क्षेत्र में जो कच्चा लोहा आता है, औद्योगिक जीवन में उसका उपयोग होता है, उसको ले लीजिए। लेकिन इनसे कोई बहुत अधिक महंगाई नहीं घटेगी। हम ये भी कह सकते हैं कि वित्त मंत्री एक हाथ से तो महंगाई घटाने के लिए प्रावधान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दूसरे हाथ से वित्त मंत्री ने फिर से महंगाई बढ़ाने के कुछ प्रावधान कर दिए हैं। तो एक आम उपभोक्ता, एक गृहिणी, एक परिवार का मुखिया यदि देखेगा तो एक हाथ से वित्त मंत्री ने दे दिया है महंगाई कम करने के लिए, और दूसरे हाथ से वित्त मंत्री ने ले लिया है, तो कहीं उसके बजट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं गिरेगा। उसकी जो महंगाई की समस्या आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगी। भूमि विकास पर भी स्टाम्प शुल्क लगा दिया गया 1%, यानी मकान और महंगे हो जाएंगे। वास्तव में वैसे ही मकान की कठिनाई बनी हुई है, जमीन भी महंगी है, और उसके बाद में इस तरह के जो रजिस्ट्री शुल्क, स्टाम्प शुल्क है, उससे महंगाई होगी, और उसका असर निश्चित रूप से अधिक होता है, क्योंकि महंगाई जमीन के कारण महंगे मूल्य हैं, और ये भी एक महंगाई को जन्म देने वाला कारण होगा। क्या जीडीपी की बात करें तो मध्य प्रदेश का जीडीपी बढ़ा है, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में क्या स्थिति? बिजली की बात करना चाहते हैं, क्या स्थिति है सर? वास्तव में यदि हम बिजली के मोर्चे पर देखें तो प्रदेश की मूलभूत आवश्यकता है, दैनिक जीवन में उपभोक्ताओं के लिए भी जरूरी है, व्यापार के लिए भी जरूरी है, और उद्योग के लिए भी जरूरी है। लेकिन बजट के अंदर, बुनियादी ढांचे के अंदर इस बार बिजली पे जितनी अपेक्षा की जा रही थी, बिजली को आगे बढ़ाने के लिए, बिजली के विकास की, बिजली की दरों में कमी की, बिजली की पूर्ति के लिए, तो वे कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही। हम हमारे पड़ोसी छत्तीसगढ़ का उदाहरण देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति जो खपत है वो है 500 यूनिट, और छत्तीसगढ़ के अंदर ये जो खपत है वो है 1488 यूनिट। तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के विकास का संबंध यहाँ की बिजली से, बिजली की आपूर्ति से, बिजली की कीमतों से है, और अन्य प्रदेशों की तुलना के अंदर जब हम इनकी पर्याप्त पूर्ति नहीं पा रहे हैं, इनको महंगा अनुभव कर रहे हैं, तो यह उपभोक्ताओं को भी परेशानी का कारण है, उद्योग को भी। निश्चित रूप से बिजली के क्षेत्र पे जो व्यवस्थाएं की हैं उसकी तुलना में और अधिक संसाधन लगाए जा सकते थे।
क्या सुपर कॉरिडोर जैसी चीजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करनी थी सरकार को? इतनी बातें कर रहे हैं, अब इंदौर की बात करें, इंदौर एक ट्रांसपोर्ट हब है, एक मेडिकल हब है, एक एजुकेशन हब है, आईटी हब बनाने की कोशिश है, बजट में 1 रुपए का प्रावधान नहीं है, क्या उचित है? वास्तव में इंदौर को आईटी हब बनाने के लिए बहुत प्रयास भी हो रहे हैं, सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा भी प्रयास हुए हैं। देश और दुनिया की मानी हुई 3 बड़ी आईटी कंपनियां इंदौर में आकार भी ले रही है, लेकिन बजट की तस्वीर की तरफ देखें तो आईटी, इंदौर के आईटी क्षेत्र के ऊपर आईटी हब बनाने के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है। और वास्तव में ये भी हम देखें कि पूरी दुनिया में भारत अपनी आउटसोर्सिंग के लिए जाना जा रहा है, और आउटसोर्सिंग का जो नया केंद्र है वो इंदौर बनने जा रहा है। देश और दुनिया की निगाहें इंदौर पर लगी हुई है। ऐसे में ये अपेक्षा की जा रही थी इंदौर के औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा और इंदौर के आईटी क्षेत्र के द्वारा कि इंदौर में आईटी हब के लिए इस बजट में कुछ आकर्षक प्रावधान होंगे, लेकिन उस दृष्टिकोण से ये प्रावधान नहीं है। यहाँ तक कि कागज पर भी रेट बढ़ा दिया गया, मतलब किताब कापियां भी महंगी हो जाएगी। इस बजट में शक्कर महंगी, कपड़ा महंगा, मकान महंगा, किताब महंगा, कापी महंगा, लेकिन सस्ता क्या होगा? गाय पालिए, गाय पालने वालों को नगद पुरस्कार सरकार देगी। बेटियां पैदा कीजिए, बेटियां पैदा कीजिए, सरकार आपको इनाम देगी। अगर बेटा हो गया तो दुर्भाग्यशाली। ऐसा क्यों है? वास्तव में बेटियों को बचाना ये न केवल पारिवारिक, न केवल सामाजिक, वरन इस समय राष्ट्रीय जरूरत भी बनी हुई है। और इसके लिए तो प्रशंसा करना होगी वित्त मंत्री की भी और राज्य शासन की भी कि बजट के अंदर कई जगह बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, बेटियों को प्रोत्साहन देने के प्रावधान किए गए हैं। कुछ प्रावधान तो वास्तव में प्रशंसनीय है कि परिवहन से बच्चियां जाएं स्कूल तक तो उनके लिए उसका भत्ता दिया जाएगा। शायद देश में पहली बार ऐसी स्थिति है। जिन परिवारों में बेटियां हैं उनको पेंशन दी जाएंगी। लाडली कन्या योजना है, कन्याओं के लिए स्कॉलरशिप है, साइकिलिंग व्यवस्था को लड़कियों के लिए और बढ़ाया जा रहा, तो ये तो प्रशंसनीय प्रावधान है। शायद इसका एक उद्देश्य रहा होगा वित्त मंत्री जी का कि अगर आपके घर में बेटियां हैं तो आप बेटे की आस में और संतानें न बढ़ाएं, अपनी बेटियों में संतोष करें, सरकार आपका पूरा ध्यान रखेगी। ये भावना हो सकती है, ये भी भावना हो सकती है, क्योंकि बेटे बेटियां दोनों बराबर है। बेटे भी संपत्ति है परिवार की, बेटियां भी संपत्ति है परिवार की। तो इसके लिए तो हमको वित्त मंत्री जी को और शासन को वास्तव में बधाई देना चाहूंगा कि ये ऐसे प्रावधान है जो देश के दूसरे राज्यों के बजट में कहीं नहीं है और मध्य प्रदेश में हुए हैं। सिंचाई और सड़कों पर खास ध्यान दिया बजट में, इसमें कुछ अच्छाई लगती है या इसके पीछे भी चुनावी बिगुल सुनाई देता है? चुनावी बिगुल तो कई प्रावधानों पे है, लेकिन सिंचाई और सड़क ये दोनों विकास की बुनियादी जरूरत है। कृषि के विकास के लिए सिंचाई जरूरी है और उद्योगों के विकास के लिए गांवों से सड़कों को शहरों तक लाने के लिए जो बुनियादी ढांचे की प्रमुख जरूरत है उसमें भी सड़कों का महत्व है। सड़कों को विकास की जीवन रेखा कहा जाता है। तो सिंचाई और सड़क इन दोनों के लिए पर्याप्त प्रावधान है बजट के अंदर, लेकिन फिर भी जो प्रदेश की बढ़ती हुई जरूरतें हैं, औद्योगिक जरूरतें हैं और दूसरे प्रदेशों से प्रदेश को चुनौती करनी है और वैश्विक दृष्टिकोण से भी प्रदेश को बहुत तेजी से यदि आगे बढ़ाना है, तो जहां कृषि के विकास के लिए ध्यान देना है वहीं हमें सड़कों के विकास पे भी ध्यान देना है। एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, प्रदेश की जो जीडीपी है, उसके अंदर कृषि क्षेत्र का योगदान लगातार घटता जा रहा था। हम आंकड़ों की बात करें तो 2003-04 में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, मध्य प्रदेश की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के क्षेत्र का योगदान जो था वो था 24.6%। और अभी इस समय चालू साल के अंदर मध्य प्रदेश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान है 20.5%। तो ये लगातार घटता गया है। तो सिंचाई के माध्यम से और ग्रामीण सड़कों के माध्यम से हम इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं वित्त मंत्री के पास में संसाधनों की कमी थी, वे इन दोनों के लिए भी उतना नहीं कर पाए हैं जितनी अपेक्षा की जा रही थी। और कर्मचारियों को झुंझुना जरूर दिया है वित्त मंत्री ने। कर्मचारियों के लिए भी बजट में मानवीय चेहरा है और ये झुंझुना भी यदि हम कहें तो भी कहीं न कहीं वित्त मंत्री ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन पाने वालों के लिए महंगाई भत्ते को उतना बढ़ा दिया है कि यह
केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको जितना महंगाई भत्ता मिलता है उसके बराबर आ गया है। लेकिन कई कर्मचारी संगठन की जो मांगे थी वो मांगे इस बजट के अंदर पूरी नहीं हुई हैं। इस बजट में 5 मेडिकल कॉलेज और 2 पैरामेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही गई है। पीपीपी से खुलेंगे ये, सरकार पैसा नहीं लगा रही है। रिसर्च के नाम पर, विश्वविद्यालयों में शोध के नाम पर सरकार के पास कोई बजट नहीं। शिक्षा का स्तर कैसे आंका जाता है? शोध से, लेकिन सरकार का यहां कोई ध्यान नहीं। हरियाणा जैसे छोटे से राज्य में वहां की सरकार अपने विश्वविद्यालयों को 100-100 करोड़ रुपए देती। हम विश्वविद्यालयों की लगातार उपेक्षा कर रहे हैं और हमने उनको भी पीपीपी के तहत डालने की बात बना ली सरकार ने। क्या ये उचित है? आप अर्थशास्त्री भी हैं, शिक्षाविद रहे हैं, क्या उचित है? चूंकि वित्त मंत्री ने ये जो बजट प्रस्तुत किया है एक बंधे हाथों से प्रस्तुत किया हुआ बजट है। हम आर्थिक सर्वेक्षण देखें पिछले साल का जो अभी कल ही प्रस्तुत हुआ है, उस सर्वेक्षण में भी ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश की जो आर्थिक हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है। और इसके बाद में भी कहीं वित्त मंत्री लगातार वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनकी इच्छा है और उनकी जो कार्यव्यूह और रणनीति है कि कम कर लगाएं और कहीं लोन न ले, ओवरड्राफ्ट न ले। इसके कारण उनके हाथ और बन जाते हैं और दोहरी वैश्विक मंदी के कारण मध्य प्रदेश के उद्योगों की आय और करों से भी जो आय अनुमानित की जा रही थी वो भी कम हुई है। तो ऐसे में संसाधन तो वास्तव में कम है। ऐसे वक्त में यदि वो निजी क्षेत्र की भागीदारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए हम कोई आलोचना नहीं कर सकते हैं। देश में अधिकांश राज्यों के अंदर और केंद्र सरकार के द्वारा भी पब्लिक प्राइवेट जो भागीदारी है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सरकार के संसाधन मध्य प्रदेश में भी कम है, केंद्र में भी कम है। तो ये बात तो आगे बढ़ेगी, लेकिन फिर भी वित्त मंत्री इस संदर्भ में कुछ और अधिक कर सकते थे। सिंहस्थ के लिए 160 करोड़, लेकिन हज हाउस के लिए 1 करोड़, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 9 करोड़, खाद के लिए केवल 5 करोड़। तो क्या सिंहस्थ इन सबसे ऊपर है? अभी तो सिंहस्थ आने में समय है, 4 साल है। 2016 में जी सिंहस्थ होने जा रहा है। देश का सबसे महत्वपूर्ण ये कुंभ है, सबसे महत्वपूर्ण ऐसा धार्मिक अभियान होता है जिसमें देश के बहुत बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। तो सरकार का हर साल ये प्रयास होता है कि इसके लिए जब जब सिंहस्थ आने लगे मध्य प्रदेश में तब तक इसकी व्यवस्थाएं करते हैं। और दुनिया देश के दूसरे भागों में भी जब जब ये होता है तब तक बड़ी व्यवस्थाएं की जाती हैं। और एक बात जो इस बजट के अंदर वित्त मंत्री ने कही भी है कि वो तीर्थ स्थलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रावधान कर रहे हैं और तीर्थों के माध्यम से वो पर्यटन को भी बढ़ाएंगे। पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए उस दिशा में उज्जैन सिंहस्थ के लिए 107 करोड़ रुपए का प्रबंध हम उपयुक्त ही कह सकते हैं। अगर उद्योगों के लिए और व्यवस्था होती तो मध्य प्रदेश का विकास तेजी से होता, जिसका असर आसपास के गांव में, कस्बों में होता। ऐसा नहीं लगता आपको? उद्योगों के विकास के तो प्रयत्न, उद्योगों के विकास के लिए तो प्रावधान होने ही थे, लेकिन सिंहस्थ के लिए भी जो प्रावधान है वे भी बहुत जरूरी थे। देश में उद्योग को भी चलाना है और लोगों को उनकी सामाजिक रीति रीतियों से, धार्मिक रीति रीतियों से जोड़ना भी बहुत जरूरी है। लेकिन हम बजट के आकार को देख के ये जरूर कह सकते हैं कि इसमें 20% की वृद्धि हुई है। पिछले बजट की तुलना में इसमें 20% की वृद्धि हुई है और मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। लेकिन कुछ और हम प्रावधान कर सकते थे इस बजट में आय कमाने के और उनको उद्योगों के क्षेत्र में और अधिक लगाने के लिए कृषि में बुनियादी ढांचे के अंदर और लगाने के प्रयास हो सकते थे। डॉक्टर भंडारी आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में आज इतना ही।